अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खबरें मेरे पास आज काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो पहला मरहला जो कल मुनक़्क़िद किया गया उसके बारे में रात गए। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी हद तक इसकी अपडेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं और 13 नशिस्तों के ऊपर जो है ये इंतखाबात हो रहे थे। अभी आगे मज़ीद मरहले जो है अभी बाकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका और ईरान का मामला है उसके अंदर भी सीरियसनेस सऊदी अरब के हवाले से जो है वो आई है और इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के ऊपर दोबारा हमला किया गया है। इसके साथ साथ भारत से भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और सबसे पहले जो खबर आपको देंगे वो है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। ओगरा ने जनाब आज रात को जो है वो हफ्ते का पहला दिन था, पीर वाले दिन जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि कोई बड़ी कमी जो है वो की जाएगी। मैं इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो आपको बता रहा था कि जनाब पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था तकरीबन $10 तक जो है वो प्राइसेस उसकी कम हुई हैं, लेकिन जनाब यहाँ पे ओगरा ने फ़ी लीटर जो पेट्रोल की कीमतों के अंदर कमी की है वो जनाब है ₹1। जी हाँ, सिर्फ ₹1 की कमी जो है वो की है। हातम ताई की कब्र के ऊपर जो है जो क्लासिक किस्म की एक लात मारी गई है उसके लिए अवाम आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है कि जनाब आपने ₹1 जो है फ़ी लीटर उसमें कमी कर दी है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पे लोग अगर उस ₹1 के ऊपर भी खुश होने जा रहे थे तो ख़बर अब ये है कि डीज़ल की कीमत में जो है वो ₹3.37 का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, डीज़ल मज़ीद महंगा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट जो है और कैरेज जो है वो और भी ज़्यादा पहले से महंगी हो गई है और अब डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत जो है ₹383.46 से बढ़कर ₹386.83 हो गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत जो है वो अब ₹334 हो गई है। और इस तरह करते करते प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक अब बढ़ चुकी हैं। और आखिरी जो इतलात थी उसमें जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो कम होते होते अब $87 के ऊपर आ गई हैं। जो $100 से ऊपर चली गई थी वो 87 पे आ गई हैं, मतलब वहाँ पे $13 तक का जो है वो फ़र्क पड़ चुका है। अभी तक हमारे यहाँ पे पेट्रोल की कीमत ₹1 कम की गई है। अलबत्ता वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने चंद रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहतरी की उम्मीद जो है उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बाबुल मंदब में फंसे जहाज़ निकल आए हैं, कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ओगरा को फॉर्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। टैंकर्स मालिकान के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी है। ऑयल टैंकर्स के किराए और कोटे से मुतल्लिक मसले पर भी कमेटी तश्कील दी गई है। इसके अलावा अब आ जाइए ज़रा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से और उसके कानून साज असम्बली के पहले मरहले के जो इलेक्शंस हैं वो कल मुनक़्क़िद हो गए। मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में अवाम ने वोट का अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद वोटों की गिनती जो है वो हुई। इतलात के मुताबिक पोलिंग के अमल में पिछले इलेक्शन की बनस्बत कम तादाद इस मरतबा जो है वो देखने में आई। लोगों ने हिस्सा लिया। वोट डालने की शरह जो है वो पहले से कम बताई जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक इलेक्शन कमीशन के बाकायदा फिगर्स नहीं आते इसको वैल्यूएट करना मुश्किल है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो चंद जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि निस्बतन जो है इस मतलब क्राउड कम था और वोटर जो है वो कम था। अलबत्ता वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त किस्म के इस मरतबा जो है पहले से भी ज़्यादा सख्त जो है वो इंतजामात किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ जो है सख्त नोटिस लिया है और इनके बारे में बताया गया है कि इन्हें पोलिंग स्टेशन पर पहुँचना था, ये पहुँच गए एक निजी रिहाइशगाह के ऊपर और इस सिलसिले में उनके खिलाफ जो है वो एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। और इलेक्शन कमीशन ने दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को गिरफ्तार करवाकर हवालात में बंद करवा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुलाजमत से भी मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ साथ मीरपुर की तहसील भिम्बर आज़ाद कश्मीर में पुलिस ने अलीम खान साहब की जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके उम्मीदवार अली शान सोनी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज़ ने IPP के उम्मीदवार अली शान सोनी की गिरफ्तारी की तस्दीक की और बताया कि वो अपने साथियों के हमरा 4 पोलिंग स्टेशनों से बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए थे। कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर अली शान सोनी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि आज़ाद कश्मीर के हल्का LA6 सुमहानी में से चौधरी अली शान सोनी IPP के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान साहब की जो जमात है पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन लड़ रही थी। 156 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस हल्के में चौधरी मोहम्मद रज़ा 30,000 से ज़ायद वोट लेकर पहले, जबकि चौधरी अली शान सोनी जो है 17,974 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, इसमें इस मरतबा एक और भी जो चीज़ देखी गई वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके उम्मीदवार जो है वो पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसते रहे दोनों साइडों के
और दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाती रही कि देखें ये धांधली कर रहा है, देखें वो धांधली कर रहा है। लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिली है, दोनों की साइडों के कई उम्मीदवार, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन कई उम्मीदवार जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते रहे हैं और वहाँ पर अच्छा खासा हुल्लड़बाजी भी वहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ एक और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अफसोसनाक खबर है, उनके कारकुन मुख्तार यूनुस जो हैं वो एक तसादुम के नतीजे में जा बहक हुए, जबकि 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद पहुंचे और उन्होंने शहीद कारकुन के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग के नतीजे में उनके कारकुन मुख्तार यूनुस जो है वो शहीद हुए। एक बात ज़हन में रखिएगा, जस्ट टू रिपीट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे प्रोसेस का बॉयकॉट किया हुआ था, वो इस प्रोसेस में शामिल ही नहीं थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था इस मरतबा। इसके साथ साथ नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने LA8 कोटली 1 राजमहल के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर फौरी री पोलिंग का मुतालबा किया है और कहा है कि राजमहल में पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाए जाने की शिकायत का फौरी नोटिस लिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी कश्मीर के इलेक्शन में धांधली कर रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मीरपुर ने किसी एहतजाज या शरपसंदी के बजाय वोट को तरजीह दी। कल धांधली का भाषण दिया गया और आज उनका असल चेहरा कौम के सामने है। कश्मीर में उम्मीदवार तो गायब होते हैं लेकिन थैले ही यहाँ पे गायब हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो अब तक के कम अज़ कम जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जब तक आए हैं उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है बड़ा कांटे का मुकाबला फिलहाल जारी है। कुछ के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं अभी भी एक मार्जिन एग्जैक्ट मतलब जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से मुझे फिर भी कुछ मार्जिन जो है वो रखना पड़ेगा। हल्का LA1 मीरपुर 1 के तमाम 139 पोलिंग स्टेशन का जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अज़हर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब हो गए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अफसर शाहिद को जो है वो हराया है। इसके अलावा हल्का LA2 मीरपुर 2 इसके भी तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है। इसमें यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद जो है उन्होंने 12,904 वोट लिए हैं, वो कामयाब हुए हैं। हल्का LA3 मीरपुर 3 के 161 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हल्का LA4 मीरपुर 4 और यहाँ पे भी तमाम 162 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के चौधरी सुहेब अरशद को 13,865 वोट उन्होंने हासिल किए, उनको शिकस्त दी। हल्का LA7 भिंबर 3 237 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक 35,490 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 25,100 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। हल्का LA9 कोटली 2 के तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। हल्का LA13 कोटली 6 यहाँ पे भी नून लीग के अयाज निसार जो हैं 21,856 वोट लेकर कामयाब हुए। जिन हल्कों के नताइज अभी आना बाकी हैं उनमें LA5 LA6 LA8 LA10 LA11 LA12 और यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ अभी तक जो ट्रेंडिंग रिजल्ट्स कम से कम आ रहे हैं, जो क्योंकि ये काउंटिंग अभी जारी है, तो LA5 में जो है वो नून लीग इस वक्त आगे है। LA6 के अंदर भी नून लीग आगे है। LA8 में पीपल्स पार्टी फ़िलहाल आगे है। LA10 में भी पीपल्स पार्टी आगे है। LA11 के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी आगे है। LA12 के अंदर जो है यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी आगे है। कुछ जगहों के ऊपर नून लीग, कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी, मतलब काफ़ी टाइट मुकाबला है। लेकिन ऑब्वियसली आई विल हैव टू वेट जब तक ये सारे रिजल्ट जो हैं वो सामने नहीं आ जाते। लेकिन जहाँ पे ये सारा इलेक्शंस की सूरत हाल चल रही है, वहीं पे रावला कोर्ट के हवाले से जो है बड़ी अफसोसनाक खबर वहाँ पे आई है, क्योंकि वहाँ पे बड़े संगीन हालात हो गए हैं, बड़ी टेंशन वहाँ पे बढ़ गई है। और इसकी वजह यह है कि वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुन थे उन्होंने आज आगे बढ़ना शुरू किया रावला कोर्ट की तरफ और उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू कर दिया। उनके मुताबिक ये इलेक्शंस नहीं होने चाहिए थे, इलेक्शंस जो हैं वो रुकवाना चाहते थे, लेकिन चूँकि इलेक्शंस मुनक़िद किए गए तो उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू किया और रावला कोर्ट के अंदर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। वहाँ पे फोर्सेस की जानिब से जो है वहाँ पे क्लैश हुआ। अब कलदम अवामी एक्शन कमेटी ये कहती है कि जनाब 5 हमारे अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 15 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि अब तक की इतलात के गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक 6 अफराद अब तक जो है वो शहीद हुए हैं और 30 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और भारतीय मीडिया अलबत्ता इस मामले को जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन जो है वो इस वक्त कर रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक एक रेंजर अहलकार भी जो है वो शहीद हुआ है, जबकि 2 रेंजर अहलकार ज़ख्मी हुए हैं। एक
जो आज़ाद कश्मीर पुलिस है उसका एक जवान जो है उसकी टांग के ऊपर गोली लगी है और इतलात हैं अफसोसनाक तौर पे कि उसकी टांग शायद काटनी पड़ जाए, मतलब मामला जो है वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त रावला कोट के 2 जो मरकज़ी चौक हैं वहाँ तक मुजाहिरीन इस वक्त जो है वहाँ पे आ चुके हैं, जबकि जो दीगर एरियाज़ हैं उनको फ़िलहाल कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये क्लैशेस की सूरत हाल जो है अभी भी जारी है एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की कि उन्होंने कहा जी रावला कोट पुलिस ने कहा कि कलदम तंजीम ने रावला कोट की तरफ लॉन्ग मार्च करने की कोशिश की और रोके जाने पर फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया। आखिरी इत्तलात के मुताबिक रावला कोट के मुज़फ़्फ़ात में कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें रेंजर्स के सिपाही अली रज़ा ने जाम शहादत नोश किया। इसके अलावा पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में पुलिस के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन ने रेंजर और पुलिस की एक गाड़ी को भी नजर आतिश किया है। रावला कोट पुलिस का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शदीद इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद इंतहाई तहम्मुल और पेशावराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इलामिया के मुताबिक कामयाब इंतखाबी अमल को सबूताज करने के लिए कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तशद्दुद, आतिशज़नी और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सरकारी एहलकारों अमलाक पर हमले करके अपने पुरतशद्दुद अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। पुलिस का कहना है कि रियासत की अमलदारी हर कीमत बरकरार रखी जाएगी, जबकि तशद्दुद, आतिशज़नी और हमलों में मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है इन्हीं टेंस सूरत हाल के अंदर ही जो है वो ये सारे इलेक्शन जो है मुनक़िद हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कारकुन है वो ये कहते हैं जनाब इन इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब पूरी तरह इलेक्शन जो है वो मुनक़िद किया गया है। पूरी एक फ़ाइट हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ना पीटीआई वहाँ पे थी, 3 जमातें आप कह सकते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको एक भी सीट नहीं मिली, अलीम खान साहब ने इसके ऊपर जो है काफ़ी मेहनत वगैरह भी की। एक जो साबका वज़ीर आज़म से तनवीर इलियास साहब जो एक ज़माने में पीटीआई में होते थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए और उसके बाद अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में पहुँचे हैं, तो उनको भी शामिल किया, लेकिन कोई फ़िलहाल हासिल वसूल जो है इस सिलसिले में नहीं हुआ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक भी सीट जो है वहाँ पे नहीं मिली है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने NCCI में सहाफ़ी और एंकर इमरान शफ़क़त के ख़िलाफ़ जनाब एक दरख्वास्त दे दी है उनके एक वीलॉग के ऊपर, जिसके बाद NCCI ने इमरान शफ़क़त को 27 जुलाई को जनाब मुल्तान ऑफिस में जो है वो तलब कर लिया। इमरान शफ़क़त साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। एक वीलॉग इस हुकूमत को भी नागवार गुजरा है। इस वीलॉग में वफाकी काबीना के 2 गैर सियासी अरकान और वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज के बारे में इस्लामाबाद में होने वाली बातों का जिक्र था। अल्लाह की शान देखिए कि बकौल नुसरत जावेद साहब 2 टके के रिपोर्टर के खिलाफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ खुद मुद्दई बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इमरान शफ़क़त साहब जो हैं इनके अगेंस्ट इमरान खान साहब के दौर में भी जो है वो कार्रवाई हुई थी और अब जो है इसके बाद यहाँ पे नून लीग के दौर के अंदर भी जो है उनके अगेंस्ट यहाँ पे कार्रवाई हो गई है। इसके अलावा जनरल सैयद आमिर रज़ा उन्होंने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब जो है वो अब संभाल लिया है। इस पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रज़ा ने यादगार शोहदा के ऊपर फूलों की चादर चढ़ाई और वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने जनरल हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का उन्होंने इजहार किया। 3 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये अपॉइंटमेंट जो है वो की थी। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात किया। ISPR के मुताबिक वफ़द में अमरीकी रियासत मोंटाना से रुकन और वाशिंगटन से एक रुकन जो है उन्होंने आके फील्ड मार्शल से जो है वो मुलाकात की है। इसके अलावा कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल-हम्द अल-सबा 28 से 29 जुलाई तक पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कोईती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। रिसेंटली हमने आपको खबर दी थी कि कुवैत के साथ जो है डिफेंस कॉर्पोरेशन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है वो इनके साथ हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा यमन की हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया है। रॉयटर्स के मुताबिक अंसारुल्लाह के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी शहर युम्बा में खाम तेल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक तनसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी तनसीबात पर यह हमला सऊदी ड्रोन्स की जानिब से यमन की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया है। हुसी हमले के बाद अरामको ने अबाइक और रियाज में पैदावार जनाब बताया गया है कि मुअत्तल कर दी है और ये जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं इसमें अल-कतीफ़ के ऊपर धुआं उड़ता हुआ जो है वो देखा जा सकता है। तो यमन का ये कहना है, यमन में मतलब हुसियों का ये कहना है कि जनाब हमने एक दफ़ा फिर से सऊदी शहर को जो है वो उसके ऊपर हमला किया है और वहाँ पे खाम तेल की सप्लाई
और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया है। जबकि दूसरी जानब सऊदी अरब का कहना है कि मशरक़ी सूबे और रियाज में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। सऊदी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन तैयारों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। मेजर जनरल तुर्की अल माल्की ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले इराक़ी सरजमीन से किए गए। ड्रोन हमलों में ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मिलिशिया मुलविस हैं। सऊदी मुसल्लह फ़ौज मुनासिब वक्त पर जवाब देने का हक रखती है। वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में सऊदी अरब ने इराक़ी हुकूमत पर जोर दिया कि इराक़ अपनी सरजमीन को सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। दूसरी जानिब इराक़ के वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी हुकाम को इराक़ी सरजमीन से सऊदी अरब पर होने वाले ड्रोन हमलों से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान वज़ीर आज़म सबाउल नौमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इराक़ की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ अली अल ज़ैदी ने मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी एजेंसी को सऊदी अरब की जानिब से फ़राहम करदा मालूमात के बाद तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। इसके अलावा सेटेलाइट तस्वीर में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें सऊदी अरामको की अबकाइक रिफाइनरी के अंदर जो है वो बड़ी आग, धुएँ के भारी बादल और जलने के वाज़ेह निशानात जो है वो देखे जा सकते हैं, और जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा क्रूड प्रोसेसिंग प्लांट है। सऊदी अरब का कहना है कि उसके फ़िज़ाई दिफा ने ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से इराक़ी सरजमीन से दागे गए कई ड्रोन्स को रोका है, जबकि हूसियों ने अलहदा तौर पर मुतअद्दिद खाम तेल की प्रोसेसिंग और नकलो हमल की तनसीबात को निशाना बनाने की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर होने वाले इन ड्रोन हमलों की जो है वो मज़म्मत की गई है, और दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि जी इस नौइयत के इश्तियाल अंगेज़ हमले पूरे ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। इसके साथ साथ इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ख़बर ये सामने आई है कि नेतन्याहू सिक्योरिटी ख़दशात के बायस खामोशी से और गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात के साथ वाशिंगटन रवाना हुए, जहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र नेतन्याहू ने मामूल के मुताबिक बिन गुरियन एयरपोर्ट के बजाय नवातम एयरबेस से खुसूसी तैयारे के ज़रिए जो है रवानगी इख्तियार की। इजरायली वज़ीरान के दफ्तर ने ना तो रवानगी के वक्त पेशगी ऐलान किया और ना ही इस गैर मामूली इंतज़ाम की सरकारी वजाहत जारी की। ताहम इजरायली मीडिया के मुताबिक ये इकदाम ईरान से मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र किया गया है। सो यानी बेंजामिन नेतन्याहू भी जो है उसको भी अब ईरान से डर लगता है। छुप कर आराम से चुपके से जो है खामोशी से वो वाशिंगटन के लिए निकल गया। इजरायली मीडिया के ज़राए ने दावा किया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इतवार को काबीना का इजलास भी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बजाय ज़ेर ज़मीन एक खुफिया मुकाम के ऊपर जो है वो मुनक़िद किया गया। इजरायली हुकाम ने इस बार नेतन्याहू के साथ सरकारी तैयारे में इजरायली सफारती मीडिया के सहाफ़ियों को साथ सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी कोई बाज़ाब्ता वजह भी जो है वो नहीं बताई गई है। इसके साथ साथ इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया है कि अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो कतर को फौरी तौर पर दुश्मन रियासत करार दे देंगे। नफ्ताली बेनेट ने इल्ज़ाम आयद किया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें खबर दी गई कि कतर ईरान के पासदार इनकलाब और हमास की मौली मामनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कतर ने अमरीकी यूनिवर्सिटियों में नौजवान नस्ल पर असरअंदाज होने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है, जिसके नतीजे में तलबा को फ्राम द रिवर टू द सी जैसे नारे की सोच जो है वो दी जा रही है। तो कतर के ख़िलाफ़ भी जनाब इसराइल जो है अगर मतलब ये वाले अगर वो कहते हैं अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो मैं ये कार्रवाई जो है वो मैं ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ जनाब चीन ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो मुसलसल 24 घंटे से ज़्यादा सफ़र कर सकता है। ये ड्रोन सर्च एंड रेस्क्यू, मसनूई बारिश बरसाने, आफात के दौरान इमदादी सामान की तरसील और जंगलात में आग की निगरानी भी जो है वो कर सकता है। मतलब उसका बैटरी टाइम जो है वो 24 घंटे से भी ज़ायद है। इसके साथ साथ जनाब भारत से खबर शामिल करते हैं, जहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी जिसके एहतजाज के बायस वहाँ के वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, उन्होंने दोबारा सड़कों पर आने की धमकी दे दी है अगर उनके वो साथी जो प्रोटेस्टर्स थे, मुजाहिरीन थे, नौजवान जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अगर उन्हें नहीं छोड़ा जाता तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप इनको रिलीज़ नहीं करते तो एक दफ़ा फिर हम सड़कों के ऊपर आके जो है एहतजाज करें। बेसिकली दरवाज़ा अब खुल गया है, मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अब ये दरवाज़ा खुल गया है और उनको पता लग गया कि एक दफ़ा अब हमने घुटने टेक दिए हैं ना, अब इसका मतलब है कि अब ये मुजाहरे जो है वो बार बार किसी ना किसी बात के ऊपर जो है वो होते रहेंगे। इसके साथ साथ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, उन्हें जनाब एक रिलीफ मिला है और उनके हवाले से एक फ़िल्म बन रही थी काला हिरन, द बैटल फॉर लेगेसी। अब ये काला हिरन का एक केस जो है बड़ा मशहूर केस है जो सलमान खान के ख़िलाफ़ बना था। तो ये एक फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर गए हुए थे और वहाँ पे शिकार के दौरान जो है इन्होंने एक काला हिरन जो है उसे मार दिया था। तो उसके बाद इनके ऊपर जो है वो केस चला था, इसके अंदर काफ़ी लंबा ये केस चला। अब उसी के ऊपर एक जो प्रोड्यूसर हैं
उन्होंने इसके ऊपर जो है वो फिल्म बनाना शुरू की, लेकिन उसके ऊपर जो है सलमान खान कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये फ़िल्म जो है मेरी ज़िंदगी के ऊपर बनाई जा रही है और इसको जो है वो रोका जाए। तो अदालत ने जो है वो कहा है कि जी इसकी वाज़ेह मुशाबहत है सलमान खान के साथ, इवन तो सलमान खान का नाम नहीं लिया गया उस फिल्म के अंदर। अलबत्ता उन्होंने वो एक ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, वो नीले रंग के पत्थर के साथ, जो उनकी पहचान है सलमान खान की। और बाकी पूरी वो स्टोरी जो है उस पूरे केस की जो है वैसी की वैसी है, वो काला काला हिरन जिस तरह मारा गया था। तो उसके बाद बिश्नोई गैंग जो है उसने भी सलमान खान को इसके ऊपर जो है वो धमकियाँ वगैरह दी थी। तो वो पूरी फिल्म जो है वो उसी के ऊपर बनी हुई है। तो अब जो है वो कोर्ट ने फ़िलहाल उस फिल्म की तशहीर जो है वो रुकवा दी है। तो सलमान खान के लिए एक रिलीफ जो है वो कोर्ट से आया है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।